मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं, पिछले वीडियो पे हमने बात की थी राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है, कैसे काम करता है। तो उसमें राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र राजनीति शास्त्र पॉलिटिक्स नामक शब्द से बना है, यूनानी ग्रीक भाषा के पॉलिटिक्स नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य यानी सिविटास शब्द से बना हुआ है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। अब हम बात करते हैं इसके विषय क्षेत्रों का। राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र के विषय क्षेत्र जो हैं वो इस प्रकार हैं। विषय क्षेत्र इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र, यानी कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम किन किन विषय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है राज्य तथा सरकारों का अध्ययन करते हैं। राज्य तथा सरकारों का अध्ययन करते हैं। सरकारों का अध्ययन करते हैं। नंबर 2, एक तो ये राज्य तथा सरकार, जो राज्य और सरकार है उनका अध्ययन करता है, राज्य और सरकारों का अध्ययन करता है, तथा मानवीय समूहों वर्गों तथा औपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। अभी देखो, मानवीय जो समूह होते हैं, मानवीय लोगों का समूह, वर्गों का समूह, मानवीय लोगों का समूह, मानवीय वर्गों का समूह, और जो राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है ये। नंबर 3 है मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। मानवीय जो लोगों के प्रति एक के साथ दूसरे का व्यवहार है, धर्म जाति के हिसाब से हिंदू धर्म का ईसाइयों और मुसलमानों के प्रति कैसा व्यवहार है, ब्राह्मण वर्ग निम्न वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों का भी अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगला नंबर 4, राजनीतिक दल प्रणाली। राजनीतिक दल प्रणाली, मताधिकार, चुनावी प्रश्नों, चुनावी राजनीति से जुड़े
चुनावी राजनीति से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन करता है। अध्ययन एवं समीक्षा करता है। राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन करता है। हाँ, तो यहाँ पे जो राजनीतिक दल प्रणाली है वो उस देश की राजनीतिक दल प्रणाली कैसी है इस बात का अध्ययन करता है। वहाँ का मताधिकार, वहाँ के मतों का अधिकार लोगों के कैसे, किन लोगों को उसका मताधिकार है, स्वामी के मालिक कमजोर वर्गों का या शिक्षित वर्गों का मताधिकार है, कैसा मताधिकार है, उन पर बात करता है। राजनीति से जुड़े प्रश्नों के अध्ययन, जो राजनीति से जुड़े हैं उनके प्रश्नों का अध्ययन व समीक्षा करता है, उनका अध्ययन करता है। राजनीति से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, सरकार समाज से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो वोट देते हैं उनकी समस्याओं के प्रश्न हैं, उनमें जुड़े हुए प्रश्नों का भी अध्ययन व समीक्षा करता है। राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन, तो राजनीतिक जैसी उनकी शक्तियां, उन शक्तियों का भी अध्ययन करता है, राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन भी करता है। और राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, तथा राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है। अब देखो यहाँ पे जो राजनीतिक विकास है, जो राजनीतिक शक्तियों का कैसे विकास हो, जनता को अधिक से अधिक कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, ऐसे विकास, उनका आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, समस्याओं का जो है ये अध्ययन करता है। और है सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन करता है। सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन करता है। और ये उनके सार्वभौमिक मूल्यों का हर जगह कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, उनके सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन करता है। तो इन चीजों का ये राजनीति शास्त्र के विषय के क्षेत्र हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परंपरा राजनीति जो है दो तरह से, पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की राजनीति जो अमेरिका में होती थी वो परंपरागत राजनीति थी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक स्थिति बनी, ये राजनीति का विस्तार हुआ। राजनीति का विस्तार होकर उसी के अध्ययन पर, उसी के आधार पर राजनीति की जाने लगी। जो परंपरागत राजनीति थी ये संकुचित थी, जबकि आधुनिक राजनीति जो हुई वो बहुत ही विस्तृत हुई। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। परंपरागत राजनीति जो थी वो संकुचित राजनीति की परिभाषाएं जो है यहाँ पे डाल लेते हैं, आधुनिक और परंपरागत राजनीति। परंपरागत और आधुनिक राजनीति। हाँ, परंपरागत और आधुनिक राजनीति। तो
देखो परंपरागत राजनीति संकुचित थी, राजनीति संकुचित थी। संकुचित क्षेत्र में राजनीति को प्रतिपादित करती है। देखो परंपरागत राजनीति चूंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की थी, तो ये केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन करती थी, राज्य और सरकारों का ही अध्ययन करती थी। जबकि आधुनिक परंपरा जो थी ये अब बहुत ही विस्तृत हो चुकी थी। तो ये इसका जो आधुनिक राजनीतियां थी, परिभाषाएं थी, ये बहुत ही विस्तृत रूप में उनकी परिभाषाओं को करती थी, संकुचित छोड़ के, बल्कि ये विस्तृत क्षेत्र में करती थी। आधुनिक परिभाषाएं विस्तृत क्षेत्र में राजनीति को प्रतिपादित करते हैं। ठीक, अब देखते हैं परंपरागत राजनीति जो थी वो यहाँ पे संकुचित, इसका राज्य और केवल छोटे से क्षेत्र में ही काम रहता था, जबकि प्रतिपादित करती राज्य, मंत्रिमंडल और उससे औपचारिक संस्थाओं का ही अध्ययन मात्र करती थी। जबकि विस्तृत क्षेत्र में आधुनिक राजनीति ये जो है उसका अध्ययन जो है शक्ति प्रभाव तथा उसका शक्ति प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था और नीति निर्माण जैसे कार्यों में भी इसका प्रतिपादित करती हैं। तो यहाँ पे आते हैं परंपरागत परिभाषाएं राज्य व्यवस्था, राज्य सरकार तथा औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करती है। केवल राज्य सरकार और उनकी औपचारिक संस्थाएं, जैसे जो सैनिक संस्थाएं, न्याय संस्थाएं, केवल उनकी राज्य से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, क्रियाकार करती हैं, केवल उन्हीं का परंपरागत परिभाषाएं जो थी, राज्य सरकार और केवल परंपरागत जो संस्थाएं थी उन्हीं का अध्ययन करती थी। जबकि आधुनिक परिभाषाएं हैं वे शक्ति प्रभाव व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, नीति निर्माण
निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। हाँ, अब ये जो आधुनिक परिभाषा है ये शक्ति प्रभाव और उसकी व्यवस्था, शक्ति प्रभाव व्यवस्था तथा सरकार द्वारा लिए गए नीति निर्णय, जो निर्णय लिए गए वो किन परिस्थितियों में लिए गए उनका अध्ययन करने का, उनकी प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इन चीजों की प्रक्रिया का अध्ययन करती हैं जो ये परंपरागत परिभाषाएं, परंपरागत परिभाषाएं, परंपरागत परिभाषाएं संरचना तथा ढांचे, संरचना तथा ढांचे का अध्ययन करती है। ढांचे को अध्ययन का विषय बताते हैं। विषय बताती है। तो देखो यहाँ पे परंपरागत परिभाषाएं जो है वो संरचना तथा ढांचे के अध्ययन का विषय बताती हैं ये, जबकि आधुनिक परिभाषाएं जो है आधुनिक परिभाषाएं जो है तत्वों को अपना अध्ययन का विषय बता रही है, यानी एक एक तत्वों को अध्ययन का विषय बताती है। परंपरागत परिभाषाएं जो है, आधुनिक परिभाषाएं जो है, ये अपने तत्वों का, राजनीति के तत्वों को, यानी एक एक तत्व का अध्ययन करना अपने विषय बताती है, जबकि ये आधुनिक परिभाषाएं जो होती हैं वो एक एक तत्व को बताती है, जबकि परंपरागत परिभाषाएं केवल संरचना और उसका जो ढांचा, जो राजनीति का एक ढांचा है, प्रक्रिया की संस्थाएं, केवल उनको ही अपना अध्ययन का विषय मानती है, जबकि आधुनिक परिभाषाएं तत्वों का अध्ययन, तत्वों को मानती है अध्ययन का विषय। अब आते हैं परंपरागत परिभाषाएं। परंपरागत परिभाषाएं आदर्शों एवं मूल्यों को के अध्ययन पर, मूल्यों के अध्ययन पर जोर देती है। जबकि आधुनिक परिभाषाएं आधुनिक परिभाषाएं हैं वो तथ्यों पर अधिक आधुनिक परिभाषाएं तथ्यों के अध्ययन पर जोर देती है। अब ये जो है आधुनिक परिभाषाएं जो तथ्यों के अध्ययन पर अधिक और जोर देती है, जबकि परंपरागत परिभाषाएं केवल आदर्श और मूल्यों पर भी अधिक जोर देती हैं। दार्शनिक
दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा कानूनी पद्धतियों पर जोर देती है। पद्धतियों पर जोर देती है। पद्धतियों के अध्ययन पर जोर देती है। तो देखो यहाँ पे परंपरागत परिभाषाएं जो होती है वो दार्शनिक यानी पुराने समय में अपने दर्शन को, ऐतिहासिक जो पद्धतियां इतिहास से जुड़े हुए बातों को, कानून कैसे होने चाहिए की पद्धतियों पर अधिक जोर देती है। जबकि आधुनिक परिभाषाएं जो हैं वो अंतः अनुशासनात्मक तथा अनुभव आश्रित। पद्धतियों पर जोर देती है। अभी देखो ये आधुनिक परिभाषाएं जो अंतः अनुशासनात्मक और अनुभवाश्रित पद्धतियों पर परिभाषाएं परंपरागत परिभाषाएं संरचना तथा ढांचे, पर जोर देती है। जबकि आधुनिक पद्धतियां, आधुनिक राजनीति, आधुनिक परिभाषाएं क्रिया पर राजनीतिक क्रिया पर अधिक जोर देती है। अब ये जो आधुनिक परिभाषाएं हैं ये राजनीतिक क्रिया पर, जो राजनीति की अंतर्गत क्रियाएं होती हैं उन पर ये अधिक जोर देती हैं। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि जो परंपरागत राजनीति थी वो एक सीमित दायरे में राज्य और सरकारों के अध्ययन तक ही सीमित थी। जबकि आधुनिक परिभाषाएं जो हैं, आधुनिक राजनीतियां, इनका विस्तार हुआ और ये तत्वों और तथ्यों पर अधिक बल देने लगी, एक एक प्रक्रिया की विधि पर अधिक जोर देने लगी अध्ययन के लिए। अनुभव आश्रित होगी उनसे क्या, राजनीति शास्त्र का सत्यवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था। राजनीति शास्त्र की विषय क्षेत्र और परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति के विषय में, उनके विषय में अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं आज सत्यवादी, उदारवाद और मार्क्सवादी राजनीतिक दृष्टिकोण के विषय में। तो जो सत्यवादी दृष्टिकोण है ये जो है मनुष्य में
धन इकट्ठा किया, धन की रक्षा के लिए राज्य बना, और राज्य का काम है उस धन संपत्ति, व्यक्ति की संपत्ति को की सुरक्षा करना। लिहाजा कहने का तात्पर्य शक्ति की वजह से, धन की सुरक्षा के लिए ही शक्ति का राज्य का निर्माण हुआ, जिस कारण से जो है इनका शक्ति का जो राजनीति शास्त्र है उसका उदय जो है शक्ति से ही इनका माना जाता है। इनका तात्पर्य है कहने का, इसमें जो है हॉब्स लासवेल, इसको मानने वाले कौन लेखक हैं? सबसे बड़े हॉब्स लासवेल, मॉर्गेनथाउ, रसेल, ट्रॉट्स्की, ट्रॉट्स्की, मॉर्गेनथाउ, आदि हैं। मैक्स वेबर, आदि हैं। इनका मानना है कि ये राज्य का जो निर्माण हुआ वो शक्ति के लिए हुआ, शक्ति की वजह से राज्य का, धन की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। ये शक्ति की ओर ही राज्य का उदय, राजनीति शास्त्र का उदय शक्ति के लिए ही मानते हैं। इसी के संबंध में जो है वी.ओ.की ने कहा है, राजनीति शास्त्र शासक और शासितों, आधिपत्य और अधीनता आदि मानवीय संबंधों से संबंधित है। राजनीति का अध्ययन इन राजनीतिक शक्तियों के संबंधों का अध्ययन है। यानी राजनीति जो है, शास्त्र जो है शासक और शासितों, यानी जो शासक है और शासितों के बीच जो संबंध है वो संबंधों को स्थापित करता है। आधिपत्य और अधीनता, आधिपत्य यानी अधीन लोगों पर अपना शक्ति वर्चस्व स्थापित करना ही राजनीति शास्त्र आदि मानवीय संबंधों से संबंधित है। इन मानवीय संबंधों से संबंधित है, जबकि उनके संबंध जो शासक और शासितों के बीच, आधिपत्य और अधीनता के बीच जो संबंध है वो संबंधों को राजनीति शास्त्र हम कहते हैं। संबंधित है राजनीति अध्ययन इन राजनीतिक शक्तियों के संबंधों का अध्ययन है, यानी इनका संबंधों का जो अध्ययन है वो राजनीति शास्त्र को शक्ति का अध्ययन माना है। राजनीति शास्त्र को शक्ति का अध्ययन माना है। शक्ति का अध्ययन इन्होंने माना है राजनीति शास्त्र को। समझ में आ गई बात? इस बात को गिल और पामार ने माना है। आगे बात करते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण जो है इनका मानना ये है कि राज्य जो है वो विभिन्न समुदायों से, जैसे हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न वर्ग के लोगों से, विभिन्न वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न वर्ग के वो लोग, विभिन्न प्रकार के लोग, गरीब अमीर, विभिन्नता होती है समाज में। राज्य के अंदर विभिन्नता होती है, गरीब अमीर प्लस हिंदू मुस्लिम, पुरुष महिला,
इस प्रकार की जो भिन्नताएं होती है राज्य में, सबका एक सामान्यीकरण करना, एक सबको एक साथ इकट्ठे करके चलना ही राजनीति है। इनका उदारवादियों का ये मानना है। उदारवादियों का के अनुसार विभिन्नता में, दूसरे शब्दों में कहें अगर हम, विभिन्नता को एक सामंजस्य बिठाना ही राजनीति शास्त्र है। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के राजनीति, विभिन्न प्रकार के जो राज्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी है, विभिन्न प्रकार के समुदाय है, विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करना ही राजनीति है। इनका ये मानना, ये चीज देखने को मिलती है हमको। ये जो हमने दृष्टिकोण बताया कि उदारवादी दृष्टिकोण विभिन्नता को एकता में सामंजस्य स्थापित करता है, ये चीज हमें मिलती है बर्नार्ड क्रिक के इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स में 1960 में। ये 1960 को प्रकाशित हुई थी, 1960 को। और इसके बाद यही कहानी हमको मिलती है ये मिलर की जो थी द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में, ये भी बताते हैं 1962 में प्रकाशित हुई थी। और रॉबर्ट डहल की हु गवर्न्स 1963 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भी उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति केवल इसलिए हुई है कि वो गरीब वर्गों पर, यानी मजदूर वर्गों पर जो है, धनिक वर्गों की तानाशाही के लिए, धनिक वर्ग जो है मजदूर वर्गों की और सर्वहारा वर्ग की जो है शोषण करके ही राज्य का विकास संभव। राज्य द्वारा वर्ग हित के लिए किया गया कार्य राजनीति है। ठीक, तो ये इनका कार्ल मार्क्स का यही कहना था। इसके जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। तो उनका कहना है राज्य द्वारा वर्ग हित, यानी धनिक वर्ग के लिए, हित के लिए किया गया कार्य जो है वो राजनीति है। उत्पादन प्रणाली जो है राज्य का आधार है। कार्ल मार्क्स का मानना उत्पादन प्रणाली राज्य का आधार है। इसी आधार पर राजनीतिक नैतिकता, सामाजिक नियम, धर्म दर्शन तथा संस्कृति की संरचना पर खड़ी होती है। इनका उत्पादन जो है, उत्पादन प्रणाली राज्य का आधार है और इसी आधार पर राजनीति की नैतिकता, राजनीति की नैतिकता पे उत्पादन प्रणाली पर निर्भर करती है। सामाजिक नियम भी इसी उत्पादन प्रणाली पर निर्भर करते हैं। धर्म दर्शन तथा संस्कृति, धर्म और नैतिकता यानी संस्कृति, आचार विचार संरचना पर खड़ी होती है। तो उनका ये भी कहना है। तो इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का विचार इस प्रकार रहे। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।